नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सनराइज संस्थान द्वारा शुरू किए गए इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लास चल रही है मेरे साथ और भारतीय राज्य व्यवस्था में हम टॉपिक पढ़ रहे हैं मौलिक अधिकार। कुछ विद्यार्थियों के कमेंट आए हैं कि सर थोड़ा लंबा चल रहा है यानी वीडियो, या फिर ऐसा लग रहा है कि जैसे सर रोजाना एक ही जैसा विषय पढ़ा रहे हैं। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि मेरे ऑफलाइन बैच के जितने भी विद्यार्थी थे वो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि किसी भी टॉपिक को फर्जी सा पढ़ाया जाना या फिर नॉर्मल सा बता करके छोड़ देना ये मेरी फितरत में नहीं है, सीधी बात। ठीक है, और मैं इस बात की अगर आपको गारंटी दे रहा हूं कि मेरे पढ़ाए हुए मैटर में से आप आरएस तक का पेपर दे देना, रीट का कोई भी एग्जाम दे लेना, यानी कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक बार अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, एक बार डिटेल जरूर लग रही है पर राजनीति की अच्छे से समझ आ जाएगी, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी, ये समझ लीजिए। ठीक है, तो फिलहाल कहने का मतलब ये है, अभी मैं तो ऐसे पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब आप देख लें कि कैसे आपको पढ़ना है, कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, और मौलिक अधिकारों के टॉपिक में जो हम पढ़ चुके हैं अभी तक, मैंने आपको मौलिक अधिकारों के जो अलग अलग पार्टों में डिवाइड किया था मौलिक अधिकारों को। हम पहला मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं समानता का अधिकार, है ना। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 की डिटेल हम कल पढ़ चुके थे। आज केवल और केवल अनुच्छेद 16 ही होगा। ठीक है, पूरी डिटेल से आज का जो अनुच्छेद 16 ये मान के चलिए कि भारतीय संविधान में सर्वाधिक विवादित अनुच्छेद है एक प्रकार से अनुच्छेद 16। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आरक्षण की व्यवस्था है। सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 16 के अंतर्गत है, ये मौलिक अधिकार के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, तो अब क्या था आरक्षण, पहली बार कैसे शुरू हुआ था? SC ST को तो मूल संविधान में था। ओबीसी को आरक्षण कब से मिलना शुरू हुआ? जनरल जनरल EWS कैटेगरी के जो लोगों को आरक्षण दिया गया वो किस आधार पर दिया गया, क्यों दिया गया, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 16 के भी सब क्लाउज आ गए, जैसे अनुच्छेद 16(1) है, 16(2), 16(3), 16(4), इस प्रकार से 16(4) क, 16(4) ख, ये इतने भागों में डिवाइड करके हम इसको पढ़ेंगे और आरक्षण की पूरी कहानी समझेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया तो कहीं भी किसी भी इंटरव्यू में भी अगर आप जाकर के बैठते हैं, किन्हीं दो वरिष्ठ लोगों के बीच में यदि आप बातचीत करते हैं, तो आपका नॉलेज, आपका ज्ञान इस संदर्भ में इतना अच्छा हो जाएगा कि वहां आप अपनी अभिव्यक्ति दे सकते हैं। वरना आप उनको सुनेंगे, बस वो बोलेंगे, आपको कुछ नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 16 की। ध्यान दें, आर्टिकल 16, अनुच्छेद 16, है ना। इसको हम अलग अलग भागों में बांट के पढ़ेंगे। 16(1), 16(2), 16(3), 16(4), फिर 16(4) क और 16(4) ख, ये इस प्रकार से देखें। ठीक है, अब क्या कहता है अनुच्छेद 16, क्यों है विवादित, इस पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डालिए अनुच्छेद 16(1), ये नहीं लिखना आपने अभी, 16(1) पे बात करते हैं। 16 क्या कहते हैं, 16 कह दीजिए, अनुच्छेद 16 सीधा कह दीजिए, या 16(1) कह दीजिए, दोनों एक ही बात है। ठीक है, अनुच्छेद 16 पे बात करते हैं। क्या कहता है, इसके तहत, देखो मैंने आपको जितने भी अभी तक अनुच्छेद बताए सब में पहली लाइन यही होती है, इसके तहत, है ना। आगे उसमें डिटेल क्या है वो बताया गया। इसके तहत राज्य लोक नियोजन व नियुक्ति में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। एक बार लाइन लिखेंगे, उसके बाद आगे समझेंगे क्या कहना चाहता है। भेदभाव नहीं करेगा। राज्य को यह निर्देशित किया गया है, या हमें यह मौलिक अधिकार दिया गया है कि आपके साथ लोक नियोजन में और नियुक्ति में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। एक एक शब्द को समझते हैं। सबसे पहले लोक नियोजन का क्या मतलब हुआ भाई, क्या मतलब है, किस में भेदभाव नहीं करेगा? लोक नियोजन में। लोक नियोजन का मतलब, लोक नियोजन की जगह आप ऑब्लिक लगा के ये लिख सकते हैं, सरकारी नौकरी। हालांकि केवल सरकारी नौकरी नहीं आती इसमें, और भी बहुत सी चीजें आती हैं। लोक नियोजन शब्द से तात्पर्य है कि जनता को नियोजित करने के जितने भी काम है। अब पुलिस प्रशासन भी लोक नियोजन का काम करता है, एक शिक्षक भी लोक नियोजन का काम करता है, एक बैंक कर्मचारी भी लोक नियोजन का काम करता है, एक प्रशासनिक अधिकारी जितने भी हैं ये सारे, जो भी पटवारी, ये सब लोक नियोजन में काम करने वाले लोग हैं, जनता को नियोजित करते हैं, योजना के अनुसार कार्य करते हैं। तो इन सभी कामों को जब सरकार की तरफ से करवाया जाता है तो वो सरकारी नौकरी होगी। तो सरकारी नौकरी में राज्य किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, ये कहां लिखा गया है? अनुच्छेद 16 में। ठीक है, और भी आप लोक नियोजन से, जैसे नरेगा का कार्यक्रम जो चल रहा है,
नरेगा जो चल रहा है ना, मैं नरेगा नाम अभी इसका, तो उसमें भी राज्य किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा मैं नरेगा में काम देते समय। ठीक है, ये बात कहां लिखी गई? अनुच्छेद 16(1) में क्या लिखा गया कि राज्य लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरी में नियुक्ति देते समय किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। ठीक, अब हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि पटवारी की भर्ती निकली, तो क्या पटवारी की भर्ती में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया कि भारतीय नागरिकों के साथ? अब आपके दिमाग में विचार आएगा कि सर सामान्य तौर पर तो नहीं कह सकते, लेकिन कैटेगरी वाइज अलग अलग बांटा हुआ है ना, कि एससी कैटेगरी की इतनी सीटें आरक्षित हैं, वहां तो उन्हीं को पोस्टिंग मिलेगी, एसटी की इतनी आरक्षित है, वहां तो उन्हीं को पोस्टिंग मिलेगी, ओबीसी की आरक्षित कर दी, तो ये भेदभाव कैसे कर दिया गया? तो अभी इसके सब क्लाउज पढ़ेंगे। ठीक है ना। भारतीय संविधान को सर आइवर जोनिंग्स ने क्या कहा है? वकीलों का स्वर्ग कहा है। क्यों कहा है? उसका भी एक रीजन है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा विस्तृत लिखित संविधान है ना। विश्व का सबसे बड़ा संविधान तो इंग्लैंड के संविधान को माना जाता है, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो किसका संविधान है? भारत का संविधान है, क्योंकि इंग्लैंड का संविधान लिखा नहीं गया, ध्यान रखना। ठीक है, उस पर कभी फिर चर्चा करेंगे। तो अभी बात ये कर रहे थे अपने कि एक पॉइंट तो ये कहता है 16(1) तो ये कहता है कि लोक नियोजन में भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन जब आप आगे पढ़ोगे तो राज्य को कुछ ना कुछ पावर दे दी गई है, किसी ना किसी आधार पर राज्य को भेदभाव करने की शक्ति दे दी गई है। ठीक है, तो एक अनुच्छेद कुछ कहता है और दूसरा अनुच्छेद कुछ कहता है, इनमें टकराव बहुत रहता है। ठीक है, तो इसी वजह से वकील जो है वो उसके टकराव वाला अनुच्छेद उठा करके अपनी दलील या अपना जो भी अपना पक्ष है वो प्रस्तुत करते हैं। तो इस आधार पर सर आइवर जोनिंग्स ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा था। ठीक है, चलो हम अभी अनुच्छेद पे बात करते हैं। क्या कहा गया? 16(1) लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरियों में नियुक्ति में किसी प्रकार का राज्य भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, अब अनुच्छेद 16(2) देखो ये क्या कहता है। अभी इसमें साथ साथ पता चलेगा अपने को। अनुच्छेद 16(2) क्या कहता है? 16(2) राज्य केवल वही बात जो अनुच्छेद 15 में हमने पढ़ी थी, राज्य केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, पर लोक नियोजन में भेदभाव नहीं करेगा। अब यहां देखो राज्य को इसका मतलब कुछ छूट दे दी गई। यहां तो क्या कह दिया गया? ऊपर तो कहा गया कि राज्य भेदभाव नहीं करेगा, नीचे कह दिया कि राज्य केवल धर्म के आधार पर, मूलवंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यानी कि अर्थात अन्य आधारों पर भेदभाव किया जा सकता है, अर्थात अन्य आधारों पर कोई और आधार मान करके आधारों पर भेदभाव किया जा सकता है। यही है ना, राज्य को छूट दे दी गई भेदभाव करने की, भेदभाव किया जा सकता है। ठीक है, ये लिखा गया। और आपको पता हो कि अन्य आधारों में एक चीज मैं आपको बता दूं सीधा सा कि योग्यता दोनों प्रकार की, शारीरिक योग्यता, मानसिक योग्यता, शैक्षणिक योग्यता, इसके आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। यहां ये समझें, योग्यता व मापदंड के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, के आधार पर। अभी तो एक बात यही लिख रहा हूं मैं, अभी श्रेणी वाइज जो भेदभाव है वो आगे आएगा। आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। इसका क्या तात्पर्य हुआ? इसका यह तात्पर्य हुआ जैसे पटवारी की भर्ती आई, पटवारी की भर्ती में यह लिखा गया कि जो ग्रेजुएशन जिन्होंने डिग्री ले ली है, जो स्नातक पास हैं, वो व्यक्ति ही क्या कर सकते हैं? पटवारी का फॉर्म भर सकते हैं, है ना। अब कोई 12वीं पास व्यक्ति जाकर के, कोई 12वीं पास लड़का जाकर के ये कहे भी क्यों नहीं भर सकता मैं तो खुद भरूंगा, मेरे को तो समानता का अधिकार है। अब क्या हो गया, उसने बीए पास कर ली तो और क्या हो गया, मैं 12वीं पास हुई तो समानता का अधिकार तो है ना, भेदभाव तो कर ही नहीं सकता। राज्य ऐसे कैसे भेदभाव कर रहे हैं? तो वहां ये लिखा गया कि राज्य धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, योग्यता के आधार पर और मापदंड के आधार पर भेदभाव कर सकता है। मेरे जैसा जाके कह दे कि मेरे को तो कमांडो की टीम में शामिल करो, हुआ कहां पे, बीएसएफ के अंदर, ये अपने फौजियों की टीम में कमांडो जो होते हैं वो 6-6 साढ़े 6 फुट लंबे होते हैं, तगड़ा शरीर होता है उनका, ठीक है,
उसमें कहते हैं मेरे को क्यों नहीं शामिल कर रहे, मेरे को भी शामिल करो। ठीक है, तो वहां क्या है, शारीरिक मापदंड है निर्धारित। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग ही सिलेक्शन होता है वहां पर। अब वहां मैं ये कह दूं भी ना, भेदभाव कर ही नहीं सकते तुम, मेरे साथ कैसे भेदभाव कर सकते हो, ठीक है मैं तो पोस्टिंग लूंगा, इसमें जाऊंगा मैं तो, ठीक है। तो ऐसा नहीं किया जा सकता, क्यों? क्योंकि ये लिखा गया कि सिर्फ राज्य इनके आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, इन 5 शब्दों के आधार पर, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर, अन्य आधारों पर, योग्यता के आधार पर, मापदंड के आधार पर राज्य भेदभाव कर सकता है, ये ध्यान रखें। ठीक है, ये 16(1) की बात हुई और ये 16(2) की बात हुई। अभी मैं 16(3) ये भी बता देता हूं, अनुच्छेद 16(3), 16(3), 16(3) में राज्य निवास स्थान के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकता है, भेदभाव कर सकता है। इसे भेदभाव की संज्ञा तो नहीं देंगे, हालांकि विशेष लाभ दे सकता है निवास स्थान के आधार पर, या योग्यता व मापदंड के आधार पर विशेष कार्य कर सकता है, ये कह सकते हो आप। ठीक है, अब निवास स्थान के आधार पर भेदभाव का क्या तात्पर्य होगा? आप देखते हैं, आपने सुना होगा कि जब कोई भी भर्ती आती है तो उसके अंदर क्या आता है, एक 2 प्रकार की पोस्ट होती है, एक टीएसपी एरिया की पोस्ट होती है और एक नॉन टीएसपी एरिया की पोस्ट होती है ना। अब जो नॉन टीएसपी है, जैसे ज्यादातर हम लोग जो है वो नॉन टीएसपी एरिया की, नॉन टीएसपी एरिया का कोई भी विद्यार्थी टीएसपी एरिया के की पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। आप टीएसपी एरिया की पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते यदि आप नॉन टीएसपी एरिया की, है ना। तो टीएसपी एरिया जो ज्यादातर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होता है, जैसे राजस्थान के अंदर बात करूं तो ये शाहगंज, बारावर का क्षेत्र और उदयपुर की कुछ तहसीलें हैं जो टीएसपी एरिया के अंतर्गत आता है। संविधान के अनुसूची 5 या 6 में भी इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो टीएसपी एरिया का उल्लेख मैं बताता हूं, संविधान की अनुसूची SPORT, हाँ 5, अनुसूची 5 में इसका उल्लेख किया गया है टीएसपी एरिया का। तो ये निवास स्थान के आधार पर एक प्रकार से भेदभाव हो गया। और भी जैसे गोरखा रेजिमेंट है, बीएसएफ के अंदर भी बहुत सी ऐसी पोस्ट होती है, बहुत सी ऐसी सैनिक टुकड़ियां हैं जिनमें किसी विशेष क्षेत्र के लोगों को ही उस सैनिक टुकड़ी में लिया जाता है। ठीक है, तो वो भी एक प्रकार से क्या है, निवास स्थान के आधार पर भेदभाव है। राजस्थान राज्य की कोई पोस्टें हैं तो पूरे भारत को उसी के आधार पर, पूरे भारत के लोग जिस तरह से राजस्थान का विद्यार्थी कंपटीशन फाइट कर रहा है, उस प्रकार से राजस्थान की पोस्टों पर पूरे भारत के लोग उस प्रकार से कंपटीशन फाइट नहीं कर सकते, है ना। वो जनरल की श्रेणी में आ जाते हैं अगर वो यहाँ पर आते हैं। तो ये ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो निवास स्थान के आधार पर भेदभाव को दर्शाती है। तो अनुच्छेद 16(1), 16(2), 16(3 ये बिल्कुल आसान है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन 16(4) आज तक का सबसे विवादित अनुच्छेद है। 16(4) में आरक्षण की व्यवस्था है, जो SC/ST के आरक्षण की बात करते हैं, अपने जो ओबीसी के आरक्षण की बात करते हैं, वो सब 16(4) में। पहले इन तीनों को दोबारा रिपीट कर देता हूं। 16(1) में क्या कहा गया, राज्य लोक नियोजन या सरकारी नौकरी में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा सरकारी नौकरी देने में। 16(2) में लिख दिया कि राज्य धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकता है। ठीक है, यानी कि इसमें केवल लगा के लिख दिया गया, तो यानी कि इन 5 आधारों के अलावा और किसी आधार पर राज्य भेदभाव कर सकता है, अर्थात अन्य आधारों पर भेदभाव किया जा सकता है। और 16(3) है, राज्य निवास स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकता है। ये यहां तक बात कंप्लीट हुई। अब बात करते हैं अनुच्छेद 16(4) की, जिसमें हम आरक्षण की पूरी कहानी पढ़ेंगे। पूरा आरक्षण कहां से शुरू हुआ, किस प्रकार से दिया गया, फिर क्या क्या विवाद हुए, मंडल आयोग क्या था। आपको खास तौर से याद दिला दूं, रीट के एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है ना। रीट के एग्जाम में काका केलकर आयोग पर प्रश्न आया था कि काका केलकर आयोग का गठन कब किया गया था, उसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी। ये रीट के एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आरक्षण की पूरी कहानी हमारे लिए जरूरी है, समझना है। ठीक है, इसके बाद 16(4) की बात करते हैं, इसे उतारिए। अब बात करते हैं अनुच्छेद 16(4) की। ध्यान दें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं पहले बता चुका हूं आपको, बहुत ही विवादित है, क्योंकि संपूर्ण आरक्षण की जितनी भी बातें हैं, जितना भी मैटर है, वो सब अनुच्छेद 16(4) में है। इसको हम अगर अलग अलग भागों में बांट करके पढ़ लेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान रहेगा। देखिए हम इसको कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले 16(4) में हम देखेंगे संवैधानिक उल्लेख। संवैधानिक उल्लेख यानी कि संविधान में क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 16(4) में क्या है, संविधान क्या कहता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे आरक्षण की कहानी, पूरा संपूर्ण आरक्षण शुरू से लेकर के आरक्षण की कहानी, क्या कुछ हुआ, किस प्रकार से दिया गया आरक्षण की कहानी। इसको भी हम अलग अलग भागों में बांट के पढ़ेंगे। अभी बताता हूं आपको आरक्षण की कहानी में क्या देखेंगे। उसके बाद आरक्षण की कहानी, उसके बाद हम पढ़ेंगे अनुच्छेद
16(4) क, ये मोस्ट इंपोर्टेंट। 16(4) क पदोन्नति में आरक्षण समाप्त किया गया था इसके तहत, और उसके बाद अनुच्छेद 16(4) ख, 16(4) क और 16(4) ख, ये दो चीजें हम पढ़ेंगे इसके अंदर। यानी कि अनुच्छेद 16(4) को हम 4 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। यहां आरक्षण की कहानी में मैं बताऊं तो अपने यहां पर पढ़ेंगे काका केलेलकर आयोग, काका केलेलकर आयोग, जिस पर आपके पिछले रीट में प्रश्न आया था। उसके बाद पढ़ेंगे बीपी मंडल आयोग, बीपी मंडल आयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसी की वजह से आरक्षण जो था वो आगे बढ़ा था। ओबीसी को आरक्षण बीपी मंडल आयोग की सिफारिश पर ही मिला था, और देश में उस समय बहुत दंगे भी हुए थे। मंडल के कमंडल में ऐसा क्या था जिसकी वजह से देश में सांप्रदायिकता तो नहीं कह सकते, लेकिन जिसकी वजह से देश में जातीय दंगे भड़क गए थे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद इस पे वीपी सिंह सरकार ने क्या किया, वीपी सिंह सरकार, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने क्या किया, पीवी नरसिम्हा राव सरकार, इसके बारे में जांच करेंगे, अपने पढ़ेंगे। उसके बाद इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ विवाद, इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ विवाद हुआ आरक्षण को लेकर के। भारत का बहुत बड़ा विवाद माना जाता है ये। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय दिए थे, जिन निर्णयों को वर्तमान में जुटला तो दिया गया है, लेकिन हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, जरूर जानेंगे कि ये क्या था। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, भारत सरकार के खिलाफ ये विवाद था, भारत संघ विवाद, ये पढ़ेंगे अपने। उसके बाद 103वां संविधान संशोधन 2019, इसके बारे में जानकारी। तो संपूर्ण आरक्षण की जो भी कहानी है वो यहां आ जाएगी, और हम ये भी देख लेंगे कि वर्तमान में आरक्षण कितना है, किस वर्ग को, किस कैटेगरी को कितना है, और किस प्रकार से सीटें निर्धारित होती हैं। एक कंपटीशन का विद्यार्थी होने के नाते आपको आरक्षण की संपूर्ण जानकारी होना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए ना हमारे वर्ग की कितनी सीटें हैं, उसके बाद हम जनरल में कैसे जा सकते हो, या फिर जनरल वालों के लिए क्या किया जा सकता है, जनरल वाले कैसे सोचे कि उनकी कितनी सीटें हैं, कितनी बैकलॉग की सीटें क्या होती है, ठीक है, अग्रगण्यन का सिद्धांत क्या होता है। ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अपने इस टॉपिक के अंतर्गत समझेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं सबसे पहले संवैधानिक उल्लेख, किसके बारे में, अनुच्छेद 16(4) का संवैधानिक उल्लेख क्या कहता है, पहले मैं ये बता देता हूं। ध्यान दें, अनुच्छेद 16(4) क्या लिखा गया है। अनुच्छेद 16(4) में सीधा आप हेडिंग डाल लेना, 16(4) क्या लिखा गया है। इसके तहत उल्लेख किया गया है कि राज्य उनके लिए जो सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, तथा जिनका सरकारी नौकरियों में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है। ध्यान देना, ये शब्द जो है बहुत ही महत्वपूर्ण, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, डिस्टर्ब ना करो, सच में बीच में ध्यान जा रहा है फिर उधर। अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है, अब यहां शब्द ध्यान दें, व्यवस्था कर सकता है।
माफी चाहूंगा, यहाँ शैक्षणिक नहीं आएगा, यहाँ आर्थिक आएगा। सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े हुए तथा जिनका सरकारी नौकरियों में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है, उनके लिए राज्य क्या कर सकता है? आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। ये बात लिखी गई अनुच्छेद 16(4) में। देखो अपने 16(1) 16(2) पढ़ा था, उसमें ये लिखा था कि राज्य सरकारी नौकरी देने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन 16(4) ये कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं और यदि कोई लोग ऐसे हैं, कोई वर्ग ऐसा है जिनका सरकारी नौकरियों में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है, ये एक शब्द है, दैट्स व्हाई द रिजर्वेशन इज गोइंग ऑन, यानी कि ये एक वह शब्द है जिसकी वजह से आरक्षण आज तक चल रहा है। ये अपर्याप्त प्रतिनिधित्व ये क्या है? देखो आरक्षण जो दिया गया था आपको, जब अपने बात करते हैं 1947 की, जब देश आजाद हुआ, या 1950 जब संविधान लागू हुआ, उस समय की जो स्थिति थी और आज की जो स्थिति है उसके अकॉर्डिंग, दोनों के अकॉर्डिंग अपने बात कर लेते हैं। ध्यान देना, उस समय जब जनगणना की गई 1951 के अंदर, तब ये पता लगा कि जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी, ओबीसी हालांकि उस समय तक थी ही नहीं, एससी और एसटी। ओबीसी कैटेगरी बाद में बनी है, ध्यान रख लेना, 1950 में ओबीसी नाम की कोई चीज नहीं थी, ठीक है। जनरल, एससी, एसटी ये जो वर्ग थे, उस समय ये देखा गया कि इनकी जनसंख्या कितनी है, पॉपुलेशन कितनी है, और ये लोग सरकारी नौकरियों में कितने हैं, सरकारी नौकरी में प्रतिशत कितना है। मान लीजिए उस समय 1000 लोगों की जनसंख्या थी, भारत में जनसंख्या 1000 थी और 1000 में से 100 लोग सरकारी नौकरी में थे, ठीक है। 1000 जनसंख्या थी और 1000 में से 100 लोग सरकारी नौकरी में थे। तो जनरल की उस समय मानते हैं अपने कि जनरल कैटेगरी को जो लोग थे उस समय, अगर ओबीसी को भी, उस समय के ओबीसी था नहीं, पर अगर मानने की उस समय ओबीसी था, तो जनरल कैटेगरी के लोग थे उस समय लगभग 15 से 20%, 15 से 20 लोग, 20%, यानी कि 150 से 200 जो लोग थे वो जनरल कैटेगरी के थे। ओबीसी के लोग थे लगभग 40% के नजदीक में, ठीक है। एससी सेंटर में जो आरक्षण है लगभग मान लीजिए कि 17% के नजदीक, और एसटी जो थे वो लगभग 8% के नजदीक। ये उस समय की जनसंख्या का अनुपात एक बार अपने डिवाइड कर सकते हैं लगभग, ठीक है। तो लगभग 100 के नजदीक हो जाएगा, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन उस समय सरकारी नौकरियों में, उस समय सरकारी नौकरी में 100 यदि सरकारी नौकरियां थी उस समय, तो सरकारी नौकरी में जो लोग थे वो 80 लोग लगभग कौन सी कैटेगरी के थे? जनरल कैटेगरी के थे। यानी कि जनसंख्या इनकी 150 से 200 के बीच में, और प्रतिशत बात करें तो 15 से 20%, लेकिन सरकारी नौकरियों में प्रतिशत इनका 80%, ठीक है। ये एक आधार बता रहा हूं मैं आपको, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व समझा रहा हूं मैं, कोई जनरल वालों के लिए कुछ बुरा या फिर एससी एसटी वालों के लिए कुछ अलग नहीं बोल रहा हूं मैं एक समझाने के प्रयास कर रहा हूं कि ये शब्द क्या है, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व क्या है, समझे आप। यहां 15 से 20% लोग, जनसंख्या में इनका हिस्सा जो था वो 15 से 20%, लेकिन सरकारी नौकरी में हिस्सा इनका 80%। एससी कैटेगरी के 17% लोग थे, यानी कि 170 लोग थे, लेकिन उसमें से नौकरी में होते थे मुश्किल से 5%, यानी कि 5 लोग नौकरी में थे 170 में से। एसटी के तो ना के बराबर 1 या 2% लोग जो थे वो नौकरी में हुआ करते थे, मुश्किल से 1 या 2 लोग, ठीक है, 100 में से। लेकिन जनसंख्या में 8% हिस्सेदारी, यानी कि जो हिस्सेदारी इनकी जनसंख्या में है, जितना प्रतिशत वो जनसंख्या में है, नौकरी, जितनी नौकरियां हैं उसमें भी उतना ही प्रतिशत उनका होना चाहिए। यह शब्द कहलाता है पर्याप्त प्रतिनिधित्व। मान लीजिए कि 170 लोग हैं, जनसंख्या, एससी कैटेगरी की जनसंख्या है 170, ठीक है, और सरकारी नौकरियों में 17 लोग एससी कैटेगरी के हैं, 100 में से 17 लोग, तो यहां प्रतिशत हो गया ना 17%, और जनसंख्या में 170 लोगों से 17% हो गया, तो यहां तो ये तो हो गया प्राप्त प्रतिनिधित्व। लेकिन ऐसा था नहीं, जनसंख्या ज्यादा थी, उसके अनुपात में सरकारी नौकरी में लोग बहुत कम थे, ठीक है, ना के बराबर लोग थे। ये अपर्याप्त प्रतिनिधित्व था, जो आज तक भी बहुत सी भर्तियों में ये पूरा नहीं हुआ। ये प्रतिनिधित्व रिजर्वेशन देने के पश्चात भी ये प्रतिनिधित्व पूरा नहीं हो रहा, और जब तक ये समानता स्थापित नहीं होगी, ये माना जा रहा है कि आरक्षण चलता रहेगा, ठीक है। और वैसे भी ये मौलिक अधिकार में दिया हुआ आरक्षण है, ध्यान दे लेना। तो आरक्षण भी ना 3 प्रकार का होता है अलग अलग, शैक्षणिक आरक्षण, राजनीतिक आरक्षण और ये सरकारी नौकरियों का आरक्षण। इस पे अपने बाद में चर्चा करेंगे। सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरियों का जो आरक्षण है वही मौलिक अधिकारों में दिया गया है। राजनीतिक आरक्षण जो है वो मौलिक अधिकारों के तहत दिया गया नहीं है। ध्यान, अगर आपको पता हो तो अभी भी नरेंद्र मोदी सरकार ने जो लोकसभा में 2 सीटें रिजर्व रहती थी एंग्लो इंडियन समुदाय की, वो रिजर्वेशन ही था,
लोकसभा में रिजर्वेशन, यानी वो राजनीतिक आरक्षण था, उसको समाप्त कर दिया है ना। तो ये ध्यान रखें। दोबारा बता देता हूं 16(4) क्या है। इसके तहत उल्लेख किया गया है कि वे लोग जो सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं तथा जिनका सरकारी नौकरियों में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है, उनके लिए राज्य आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। अब अपर्याप्त प्रतिनिधित्व क्या होता है ये मैंने समझा दिया कि जितना जनसंख्या में उनका अनुपात है उतना ही इनका अनुपात सरकारी नौकरियों में होना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं है। ये बात हुई 16(4) की। अब बात करते हैं आरक्षण की कहानी पर। आरक्षण की कहानी शुरू करते हैं। आरक्षण की कहानी ध्यान दें। इसमें आपको मैं ज्यादा लिखवाऊंगा नहीं, बस मैटर थोड़ा थोड़ा बोल के बता देता हूं क्योंकि टाइम ज्यादा लग रहा है। इसको एक कहानी के रूप में ही समझेंगे आप। आरक्षण की कहानी देखिए, इसको मैंने अलग अलग भागों में बांटा था। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे काका केलकर आयोग की। काका कलेलकर आयोग। फिर हम बात करेंगे वीपी मंडल आयोग की, बीपी मंडल, बीपी मंडल आयोग की। उसके बाद हम बात करेंगे इसमें वीपी सिंह सरकार की। वीपी सिंह सरकार क्या किया उसने। उसके बाद हम बात करेंगे पीवी नरसिम्हा राव सरकार की। पीवी नरसिम्हा राव, नरसिम्हा। उसके बाद हम बात करेंगे इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ विवाद की। इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ विवाद। और ये आरक्षण की कहानी मैं आपको बता दूं, ये ओबीसी के आरक्षण की कहानी है मूल रूप से। ओबीसी के आरक्षण की कहानी क्या हुआ था। आरक्षण की कहानी में मैं पहली बात बताऊं आपको कि एससी व एसटी, दिख रहा है यहां पे, यहां ध्यान दें, एससी व एसटी वर्ग को मूल संविधान में आरक्षण था। वर्ग को मूल संविधान में आरक्षण था। मेरे साथ समझे, पहले मैं आपको बताता हूं। एससी एसटी वर्ग जो था उनको तो मूल संविधान में आरक्षण दे दिया गया था, यानी संविधान के शुरू में उनको शुरुआत में ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रयासों से और संविधान सभा के द्वारा क्या कर दिया गया था, उनको तो मूल संविधान में आरक्षण दे दिया गया था। लेकिन ओबीसी को मूल संविधान में आरक्षण नहीं था, यानी कि जब संविधान लागू हुआ 1950 में, उस समय ओबीसी नाम की कोई चीज नहीं थी और ना ही उनको कोई आरक्षण था। फिर क्या हुआ, उस समय जब एससी एसटी को आरक्षण दिया गया था तो संविधान के अंदर एक अनुच्छेद है, आर्टिकल 343 में भी, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 343 में यह उल्लेख है कि समय समय पर इस बात की जांच करने के लिए कि और ऐसी कौन सी जातियां हैं और ऐसे कौन से वर्ग हैं जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। देखो, आपको मैंने जब अनुच्छेद 16(4) बढ़ाया था उसमें मैंने लाइन लिखाई थी कि ऐसे वर्गों के लिए जो सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनके लिए राज्य क्या कर सकता है, आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। तो आर्टिकल 343 के तहत यह बात लिखी गई कि ये सरकार को यह हक प्राप्त है, सरकार को यह सरकार ऐसा कर सकती है कि वह समय समय पर किसी आयोग का गठन करे जो इस बात की जांच करे कि ऐसी और कौन सी जातियां हैं, ऐसे और कौन से वर्ग हैं जिन्हें आरक्षण की आवश्यकता है, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए। तो इसी आर्टिकल के तहत सबसे पहले काका केलेलकर आयोग का गठन किया गया। कब किया गया, चलो ये मैं बाद में बताता हूं। सबसे पहले क्या किया गया, काका केलेलकर आयोग का गठन किया गया। काका केलेलकर आयोग ने देश के अंदर विभिन्न जातियों का सर्वे किया। सर्वेक्षण करने के बाद उसने अपनी रिपोर्ट दी और जवाहरलाल नेहरू सरकार के सामने बताया कि इस प्रकार से और भी ऐसी बहुत सी जातियां हैं जिन्हें आप ओबीसी वर्ग बना करके, अदर बैकवर्ड क्लासेस बना करके,
क्योंकि एससी एसटी वर्ग तो बैकवर्ड क्लासेस में पहले आ गया। इसके अतिरिक्त और कौन है, तो इसलिए नाम दिया गया ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेज, अन्य पिछड़ा वर्ग, कि ये भी सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, इन्हें क्या कीजिए, इन्हें भी आरक्षण दीजिए। तब जवाहरलाल नेहरू सरकार ने उस बात को स्वीकार नहीं किया था। उसके बाद वीपी मंडल आयोग का गठन किया गया था 1979 में। वीपी मंडल आयोग ने भी, इसका गठन भी आर्टिकल 343 के तहत किया गया, और ये इसलिए किया गया कि आप बताइए कि और कौन सी ऐसी जातियां हैं जिनको आरक्षण की आवश्यकता है अभी भी। तो इसने शायद 3343 ऐसी कुछ जातियां बताई थी वीपी मंडल आयोग ने, कि अभी इतनी जातियां और है भारत में, यानी देश की जनसंख्या का 52% हिस्सा ऐसा है जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है। बोलो किस किस को आरक्षण दोगे? देश की जनसंख्या का 52% हिस्सा जिसको आरक्षण की आवश्यकता है। तब वीपी सिंह सरकार ने क्या किया था, उस 52% हिस्से को 27% आरक्षण दे दिया, और जिसको ओबीसी नाम दिया गया। यानी कि हमारे देश की जनसंख्या में जो ओबीसी को जो नाम हम दे रहे हैं, ओबीसी वर्ग के जो लोग हैं वो 52%, 50 से 60% के बीच में लगभग ओबीसी की जनसंख्या है, और ओबीसी को आरक्षण दे दिया गया केंद्र में 27%। किसने? वीपी सिंह सरकार ने। ठीक है। फिर पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने क्या किया कि ओबीसी को जो आरक्षण दिया गया 27%, उसमें ओबीसी वर्ग सभी आगे थे। यानी कि अभी अब आज के टाइम में हम बात करें तो जाट, बिश्नोई, सरदार, मुस्लिम वर्ग, ये सभी, चाहे वो अमीर था चाहे वो गरीब था, जितने भी इस वर्ग के जितने भी लोग थे, इन जातियों के जितने भी लोग थे, उन सभी को क्या दे दिया, आरक्षण दिया था। पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने इस ओबीसी वर्ग को दो भागों में बांट दिया, एक ओबीसी क्रीमिलियर और एक ओबीसी नॉन क्रीमिलियर। क्रीमिलियर यानी मलाईदार तबका, जो बहुत अमीर है, जो बहुत ज्यादा मात्रा में क्या बोलते हैं इसको, इनकम टैक्स भर रहे हैं। ठीक है। और जो गजेटेड ऑफिसर हैं, जो कोई राजपत्रित अधिकारी है, या फिर जो कोई बड़े संवैधानिक पद पर हैं, तो उन्हें मलाईदार तबका नाम दे दिया कि ये तो बहुत अमीर है, इनको आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने क्या किया, ओबीसी वर्ग को दो भागों में बांट दिया। ठीक है। दो भागों में बांट करके आरक्षण जो है वो डिवाइड कर दिया। ओबीसी क्रीमिलियर को आरक्षण नहीं रहेगा, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर जो है उनको आरक्षण रहेगा। ये बात कर दी पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने। ठीक है। साथ में क्या किया पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने, जनरल कैटेगरी के लोगों को शांत करने के लिए जनरल बीपीएल को 10% आरक्षण दे दिया। जनरल बीपीएल को 10% आरक्षण दे दिया। ठीक है। ये सारा काम किया पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने। अब इस आरक्षण के खिलाफ इंदिरा साहनी जो थी वो कोर्ट चली गई, सुप्रीम कोर्ट चली गई। इंदिरा साहनी ने भारत सरकार के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में, इस आरक्षण के विरुद्ध, कि ये गलत है आरक्षण इस तरह से देना, और जनरल वालों के साथ ये धोखा है, ये वो, इस प्रकार से। तब सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया था कि ओबीसी को दिया गया आरक्षण बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। जनरल बीपीएल को जो 10% आरक्षण दे रहे हो वो गलत है, वो समाप्त कर दो। पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्थाएं जो थी वो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ विवाद में कर दी गई। अब मैं एक एक पॉइंट की डिटेल लिखवा देता हूं। काका केलेलकर आयोग किस प्रकार का प्रश्न आ सकता है, वीपी मंडल आयोग, वीपी सिंह सरकार, पीवी नरसिम्हा राव सरकार, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ विवाद। ठीक है, इनकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं काका केलेलकर आयोग की। तो संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत इस आयोग का गठन किया गया। इस आयोग का गठन किया गया। यहां ध्यान दें, आर्टिकल 340 अनुच्छेद 340 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि देश में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग कौन हैं, इसको ध्यान में रखने के लिए, इसका अंदाजा लगाने के लिए, इसका सर्वे करने के लिए एक समय समय पर सरकार के द्वारा आयोग का गठन किया जा सकेगा। ठीक है, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जा सकेगा। तो इसी के तहत अनुच्छेद 340 के तहत पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया गया। कब किया गया, समय था कब, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आपके एग्जाम में पहले प्रश्न आया था, जनवरी 1953 में, 1953 जनवरी 1953 में काका केलेलकर आयोग का गठन किया गया। इसने रिपोर्ट कब दी, रिपोर्ट दी इसने 1957 में, 1957 में काका केलेलकर आयोग ने पिछड़ी जातियों का सर्वे करके सरकार को रिपोर्ट दे दी। 1957 नेहरू सरकार थी, क्या किया गया इस पर, क्या हुआ, नेहरू सरकार ने इसे अस्वीकार कर दिया, इसे अस्वीकार कर दिया। क्लियर। काका केलेलकर आयोग की रिपोर्ट को नेहरू सरकार ने क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। काका केलेलकर आयोग की कहानी यहीं खत्म हो गई। ठीक है। अब दबी आवाज में देश के अंदर बहुत से ऐसी जातियां थी जो आरक्षण की मांग कर रही थी समय समय पर। ठीक है, पर कोई भी सरकार जो थी वो इस मामले को छेड़ना नहीं चाहती थी। अंततः क्या हुआ, मोरारजी देसाई सरकार ने
बीपी मंडल आयोग नाम से इस मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ लिया। क्या किया? बीपी मंडल आयोग, इसकी बात करते हैं कि गठन कब हुआ। गठन हुआ इसका 1979 में। किसने किया? गठन किसने किया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात, ठीक है। मोरारजी देसाई सरकार ने, मोरारजी देसाई सरकार, उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। मोरारजी देसाई सरकार ने इसका गठन किया था 1979, सन याद रखेंगे, ठीक है। इसने रिपोर्ट कब दी? रिपोर्ट दी इसने 1980 के अंदर, ठीक है। 1980 में मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी। अब मैं यहाँ पर दो चार बातें छोटी छोटी वो बता देता हूं आपको। मंडल आयोग ने क्या सिफारिश की? मंडल आयोग की रिपोर्ट में या मंडल आयोग की सिफारिश क्या थी? इसकी सिफारिश, इसने कहा कि देश में 3743 ऐसी जातियां हैं, देश में 3743 ऐसी जातियां हैं जिन्हें आज भी, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई है, जिन्हें आरक्षण की आवश्यकता है। देश का 52% आबादी ऐसी है जिसको, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई है और जिसे आरक्षण की आवश्यकता है। और क्या किया जाए? इस आबादी को 27% आरक्षण दिया जाए। क्या दिया जाए? 27% आरक्षण दिया जाए। यानी कि जाति को आधार मानते हुए आरक्षण देने की बात कही किसने? बीपी मंडल आयोग ने, ठीक है। यहां मैं ज्यादा डिटेल से नहीं लिख पाऊंगा, बस आप समझ लीजिए कि बीपी मंडल आयोग का गठन किया गया, कब किया गया? 1979 में। किसने किया? मोरारजी देसाई सरकार ने किया। रिपोर्ट कब दी? 1980 में। क्या सिफारिश थी? कि देश में 3743 ऐसी जातियां हैं जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई हैं, इनके लिए एक अलग वर्ग बनाओ जिसे ओबीसी नाम दो। ओबीसी नाम ये मंडल आयोग की देन है। एक वर्ग बनाओ ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेज, और ये 52% लोग हैं, इन्हें 27% आरक्षण दे दो। ये किसने कहा? मंडल आयोग ने, ठीक है। उस समय बहुत सा मंडल आयोग की ये सिफारिशें जब देश के सामने रखी गई तो देश में बहुत से वर्गों ने, खासतौर से जनरल वर्ग के लोगों ने, आप मान सकते हैं, और एससी और एसटी वर्ग के लोगों ने भी साथ मिलकर के इसका क्या किया? विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये आरक्षण नहीं होना चाहिए। किस बात का आरक्षण दे इसको? यानी कि आरक्षण जो मूल संविधान में दे दिया गया था वही सही है, अब ये आरक्षण नहीं दिया जाए। तो मोरारजी देसाई सरकार ने, क्योंकि वो अल्पमत की सरकार थी, इस चीज से छेड़खानी करना उचित नहीं समझा और ये रिपोर्ट यही रोक दी गई। 1980 में रिपोर्ट आई और इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्यों? ध्यान देना, मंडल आयोग ने क्या कहा था? ओबीसी वर्ग बनाओ और 27% आरक्षण दो। किसी सरकार ने इस पर उस समय तत्काल स्थिति में कोई संज्ञान नहीं लिया। किसने संज्ञान लिया? वीपी सिंह सरकार ने 1990 में, 1990 के अंदर। देखो, वीपी सिंह सरकार 1990 में, वीपी सिंह सरकार ने, वीपी सिंह सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया। मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया। ठीक है, कब? 1990 में। यानी कि अब आपके सामने यदि प्रश्न आता है कि ओबीसी को आरक्षण कब दिया गया? ओबीसी को आरक्षण कब मिला? 1990 में। ओबीसी को आरक्षण कब मिला था? 1990 में, ये कह सकते हो आप, ठीक है। वीपी सिंह सरकार ने ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दी। हालांकि बाद में ये सरकार गिर गई थी ओबीसी को आरक्षण देने के बाद, ठीक है। 1990 में वीपी सिंह सरकार ने ओबीसी को आरक्षण दे दिया। किसकी सिफारिश पर? मंडल आयोग की सिफारिश पर, बीपी मंडल आयोग की, ठीक है। ये बीपी मंडल है और ये वीपी सिंह है। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी 1990 में, तो इन्होंने ओबीसी को आरक्षण दिया। अगर अब ध्यान देना ना, यानी कि 1990 से ओबीसी वर्ग, ओबीसी नाम तो मंडल आयोग ने 1980 में दे दिया था, लेकिन ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिलना कब से शुरू हुआ था? 1990 के बाद की भर्तियों में। उससे पहले की जितनी भी भर्तियां थी, किसी भर्ती में ओबीसी वर्ग को कोई आरक्षण नहीं था। ओबीसी के लोग जो थे वो जनरल में ही फाइट किया करते थे, ठीक है। अब वीपी सिंह सरकार, अब देश आसानी से तो इस आरक्षण को बचा नहीं सकेगा, आसानी से तो इस आरक्षण को मान नहीं सकेगा। क्या किया गया? पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने इसमें कुछ संशोधन किए। उन्नीस सौ 91 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने, पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने इसमें तीन परिवर्तन किए।
पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने इसमें 3 क्या परिवर्तन कर दिए। नंबर 1, ओबीसी वर्ग को 2 भागों में बांटा, वर्ग को 2 भागों में बांट दिया। कौन कौन से 2 भागों में बांट दिया ओबीसी को? एक तो क्रीमिलियर और एक नॉन क्रीमिलियर, मलाईदार तबका और बिना मलाईदार तबका, नॉन क्रीमिलियर। ये क्या हुआ, क्रीमिलियर में ओबीसी के वो लोग आ गए जो बहुत ज्यादा अमीर थे। एक बार मैं यहाँ क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर की परिभाषा नहीं समझाऊंगा, ध्यान देना। आज भी ओबीसी के 2 वर्ग होते हैं, ओबीसी आगे 2 भागों में बंटता है, एक क्रीमिलियर में और एक नॉन क्रीमिलियर में। जो गजेटेड ऑफिसर हैं ओबीसी वर्ग के लोग, जैसे मान लीजिए कोई जाट बिश्नोई कुमार वर्ग का कोई भी व्यक्ति है, सरदार कोई भी है, मुस्लिम वर्ग का कोई व्यक्ति है जो गजेटेड ऑफिसर बन चुका है, जो पहले आरएएस या आईएएस अधिकारी बन चुका है, जो कोई राजनेता के पद पर जा चुका है, तो उसके जो आगे बच्चे होंगे वो ओबीसी नॉन क्रीमिलियर में आएंगे, ओबीसी क्रीमिलियर में आएंगे, ओबीसी क्रीमिलियर में आएंगे। और ओबीसी क्रीमिलियर जनरल में ही काउंट होता है, इसको ओबीसी श्रेणी का लाभ नहीं मिलता, इसको क्रीमिलियर को आरक्षण नहीं है, क्रीमिलियर को आरक्षण नहीं है, नॉन क्रीमिलियर को आरक्षण है। ये जो आरक्षण 27% दिया गया ना, आरक्षण किसको है? नॉन क्रीमिलियर को है, क्रीमिलियर को आरक्षण नहीं है, ये ध्यान रखें। अच्छा, दूसरा क्या किया गया नरसिम्हा राव सरकार ने? देखो ओबीसी को जब आरक्षण दिया गया तो वो जनरल का आरक्षण कम हुआ, जनरल वाले में से आरक्षण ओबीसी को दिया, तो जनरल वाले लोगों ने बवाल मचाया खास तौर से कि इस प्रकार से हमारा आरक्षण जो हमारा जो बचा हुआ हिस्सा था, हालांकि आरक्षण तो है ही नहीं जनरल को, पर जो भी बची हुई सीटें थी उन सीटों में से हमारी जो इनको दे दी गई है ये गलत है, ठीक है। तब नरसिम्हा राव सरकार ने इसके जनरल के लोगों को शांत करने के लिए क्या किया, जनरल बीपीएल, जनरल कैटेगरी के वो लोग जो बीपीएल श्रेणी में आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, जनरल बीपीएल को 10% आरक्षण दिया। किसने? पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने जनरल बीपीएल को उस समय 10% आरक्षण दिया था। हालांकि वो लंबे समय तक चला नहीं, लागू नहीं रह सका, क्योंकि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ विवाद में ये हिल रहा है बार बार। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ विवाद में क्या हुआ था, इसको रद्द कर दिया गया था, ठीक है। अभी बात करते हैं, जनरल बीपीएल को 10% आरक्षण है, ओबीसी की 2 कैटेगरियां बना दी गई है, ठीक है। और तीसरा कर दिया गया पदोन्नति में, ओबीसी को पदोन्नति में आरक्षण नहीं है, ओबीसी को पदोन्नति में आरक्षण नहीं। ये कह दिया गया ओबीसी को पदोन्नति में आरक्षण नहीं। ये 3 परिवर्तन कर दिए गए पीवी नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा। ध्यान दें, दोबारा बता देता हूं, पीवी नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा 3 परिवर्तन क्या किए गए, ओबीसी को 2 भागों में बांट दिया गया, जनरल बीपीएल को 10% आरक्षण दे दिया गया, और ओबीसी को पदोन्नति में आरक्षण नहीं मिलेगा। ये पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने कार्य किया। अब ये जो जितना भी आरक्षण की सिस्टम चल रहा था, इस सभी को इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ विवाद में सुप्रीम कोर्ट में लाया गया। इंदिरा साहनी उस समय की महिला जिसने इस आरक्षण को चुनौती दे दी सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर निर्णय क्या दिया, ध्यान देना। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ विवाद आरक्षण को, खास तौर से ओबीसी आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं यहां पे बोल के बता देता हूं, आप समझ लेना। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ओबीसी को दिया गया आरक्षण सही है, ओबीसी को जो आरक्षण दिया है आपने वो क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा, जनरल बीपीएल को आरक्षण गलत है, रद्द कर दिया, ठीक है। अब इंदिरा साहनी बचाने तो गई थी, खत्म करने गई थी ओबीसी के आरक्षण को, जो जनरल वालों को मिला था वही खराब हो गया, ठीक है। कोर्ट ने क्या किया, ओबीसी का दिया गया आरक्षण जो है उसको तो वैध ठहरा दिया, और वो चलता रहा 1990 के बाद लगातार, और जनरल बीपीएल के आरक्षण को क्या कर दिया, कोर्ट ने रद्द कर दिया, ठीक है। इस प्रकार से आरक्षण की आगे कहानी चली। उसके बाद अभी आगे 103वां संविधान संशोधन हुआ, उसके बारे में भी अपने पढ़ेंगे। अपने इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ विवाद तक बात होगी है। इसके बाद आरक्षण दिया गया है जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बना करके, है ना। 103वें संविधान संशोधन के द्वारा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बना करके जनरल के लोगों को 10% आरक्षण अब दिया गया 2019 में। मैं यहां लिख देता हूं, आप इसको आगे 6 नंबर पॉइंट लगा के लिख लेना। 103वां संविधान संशोधन, जैसे आप सभी जानते हैं, 2019 जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोगों को 10% आरक्षण है, ठीक है।
अभी इसको मैं आगे डिटेल से बताऊंगा, अभी 14 आगे 4 का क्या खैगा की बात करेंगे तब मैं इसको समझाऊंगा आपको। अभी एक बार मैं आरक्षण को यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूं, इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि ओबीसी को आरक्षण मिल गया था 1990 में और जनरल ईडब्ल्यूएस को आरक्षण मिला है 2019 में। ठीक है, यहां तक हमारी बात खत्म हुई आरक्षण की कहानी के बारे में। अब बात करते हैं अनुच्छेद 16(4) क और 16(4) ख की। शॉर्ट में 5 मिनट का मैटर और बाकी है, पढ़ते हैं, इसे उतार लीजिए। उम्मीद करता हूं आरक्षण का जो संपूर्ण मैटर है वो समझ में आ गया होगा। काका केलेलकर आयोग, बीपी मंडल आयोग, वीपी सिंह सरकार, पीवी नरसिम्हा राव, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ और मोदी सरकार 103वां संविधान संशोधन 2019। ठीक है, अब कुल मिलाकर के ये जो सारा आरक्षण हुआ वो किस प्रकार से, अब कितनी सीटें आरक्षित हैं और क्या सिस्टम है उस पर चर्चा करते हैं। देखिए अपने, ठीक है, अभी आरक्षण क्या है, कितना आरक्षण है, इस पे चर्चा करेंगे। अभी जैसे रीट की भर्ती को लेकर के बात कर लेते हैं अपने। रीट, कांस्टेबल, पटवारी, कोई भी जो है उसकी भर्ती को लेकर के अगर अपने बात करते हैं, देखिए आरक्षण क्या है वर्तमान में। आरक्षण मान लीजिए 100 पोस्ट आई हुई है, किसी डिपार्टमेंट में 100 पोस्ट आई हुई है जिन पर भर्ती होनी है। ठीक है, अब केंद्र और राज्य में जो आरक्षण है वो अलग अलग है, आप ध्यान रखें। केंद्र का आरक्षण और राज्य में आरक्षण, दोनों पे अलग अलग बात कर लेते हैं। राजस्थान राज्य की बात करूंगा मैं यहाँ पे। केंद्र का आरक्षण और राज्य का आरक्षण अलग अलग बातें करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की यदि भर्ती आती है तो अब ध्यान दें, एक तो सीट होती है, अब जनरल ईडब्ल्यूएस हो गया है ना, इसे सीधा ईडब्ल्यूएस बोलते हैं, हालांकि ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। एक वर्ग हो गया ओबीसी जिसको आरक्षण है, एक हो गया एससी जिसको आरक्षण है, एक हो गया एसटी जिसको आरक्षण है। सेंट्रल गवर्नमेंट में तो ये इतनी है। राजस्थान की अगर बात करूं तो आ गया जनरल ईडब्ल्यूएस, ठीक है, ओबीसी, एससी, एसटी और एक और है, क्या नाम है इसका, एमबीसी वर्ग आ गया है ना। तो गुज्जर रायका रेवारी वाला ये। अब मान लीजिए कि 100 पोस्ट आई हुई है केंद्र सरकार की भर्ती में, एसएससी ने 100 पोस्ट निकाली, तो आरक्षण कैसे मिलेगा? देखिए, ईडब्ल्यूएस को आरक्षण है 10%, 10% आरक्षण है, यानी कि 100 में से 10 सीटें किसकी होगी? अगर यहाँ 1000 पोस्ट करते तो थोड़ा समझने में आसानी रहेगा। 1000 पोस्ट है, 10% सीटें आरक्षित है किसकी? जनरल ईडब्ल्यूएस की। तो 10% का मतलब हुआ 100 सीटें कौन ले गया? जनरल ईडब्ल्यूएस ले गया। ओबीसी को आरक्षण है केंद्र में 27%, यानी कि 270 पोस्ट किसकी होगी? ओबीसी वर्ग की होगी। इसमें महिलाओं को 33% अलग है, वो 33% जो महिलाओं का आरक्षण है वो उस अपनी अपनी कैटेगरी के अंदर है, वो अलग बात करेंगे। एससी की सीटें कितनी होगी? एससी को केंद्र में आरक्षण है 15%, केंद्र में 15, राजस्थान में 16। एससी को 15% यानी 150 सीटें किसकी होगी? एससी की होगी। एसटी को 7.5%, यानी कि 75 सीटें किसकी होगी? एसटी की होगी। इस प्रकार से कुल मिला के आरक्षित सीटें होगी कितनी होगी? 270, ये जोड़ी कितनी होगी? लगभग 100, 200, 370, 370, 470, 470 और 50, 520 और 75, 520 और 75, 520 और 75, 595। मैथ के टीचर, ठीक, लगभग देख लेना, ये 595 सीटें होगी। ठीक है, इस प्रकार से 1000 पोस्टों में से 595 तो क्या है? आरक्षित है। बाकी जो बच गई 405 सीटें, कितनी बचेगी? 405 सीटें जो बच गई, ये जो सीटें हैं ये है जनरल की। ये किसकी है? जनरल की। अब ये जनरल कौन? इस जनरल में जनरल कैटेगरी के वे लोग जो ईडब्ल्यूएस में नहीं आए, यानी कि जितने भी ये पंडित हैं, जितने भी, और पंडित ही होंगे और क्या होंगे, हाँ, राजपूत हैं, और ये जितने और वर्ग बच गए जो सारे इसी में आएंगे, अग्रवाल, बाणिये वगैरह जो भी है वो सब इसमें आ जाएंगे। और एसटी वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति, एससी के प्रत्येक, ओबीसी का प्रत्येक, जनरल ईडब्ल्यूएस का प्रत्येक, यानी कि इस ये जो 405 सीटें हैं इसमें कोई भी वर्ग का व्यक्ति आ सकता है। जो टॉपर होंगे ना वो इस 405 में सिलेक्ट होंगे। अब वो टॉपर में कोई भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि ये जो 405 सीटें वो जनरल की, जनरल में मतलब सामान्य, सामान्य मतलब कोई भी, हर कोई इस सीट पर आ सकता है।
हमारे सर की एक कहावत हुआ करती थी, कहा करते थे कि जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट वो अनजान कुत्ता होता है जो किसी एक अनजान गली में चला जाता है, और एक अनजान गली में अगर अनजान कुत्ता जाएगा तो उस गली के सारे कुत्ते जो है वो उसके ऊपर भौंकते हैं उसके ऊपर, है ना। अन्यथा मत लेना, समझने की बात बता रहा हूं मैं आपको ये, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इस प्रकार से यहां रहता है। अब राजस्थान में बात करूं आरक्षण की, तो ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण है, ओबीसी को 21% आरक्षण है, एससी को 16% आरक्षण है, एसटी को 12% आरक्षण है, और एमबीसी को भी 1% आरक्षण है, 1% ही आरक्षण है, ठीक है। इस प्रकार से अगर 1000 पोस्ट है राजस्थान में पटवारी की, 1000 पोस्ट निकली तो 100 पोस्ट जनरल ईडब्ल्यूएस की, 210 पोस्टें ओबीसी की, 160 पोस्टें एससी की, और 120 पोस्टें एसटी की, और 10 पोस्टें एमबीसी वर्ग की होगी, ठीक है। ये इस प्रकार से आरक्षण रहेगा। बाकी जो बच गई वो जनरल की है, जनरल की है मतलब कोई भी कैंडिडेट, ये इनमें से कोई भी आ सकता है, और शेष जो बच गया जैसे राजपूत बच गए, ठीक है, बानिये बच गए, जितने भी हैं पंडित बच गए, ये जो भी हैं वो सब लोग उस कैटेगरी में आएंगे। यानी कि एक राजपूत कोई कैंडिडेट है जो राजस्थान में पटवारी का फार्म भर रहा है, तो ये सीटें तो उसके हाथ से गई, यानी कि 310 और 410 और 60 470 590 और 600 सीटें, ये 600 सीटें जो हैं वो तो उसके हाथ से गई, वो उसके लिए 400 ही सीटें हैं, उसको इन टॉप 400 सीटों में आना पड़ेगा, 400 नंबर 400 कैंडिडेट में आना पड़ेगा, तभी उसका सिलेक्शन है। अब अगर एक कोई एससी कैटेगरी का कैंडिडेट है जो टॉप 400 में नहीं आया, लेकिन वो इस 160 में आ जाए, पीछे चला जाए चाहे, तो भी यहां पर उसका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो ये आरक्षण की व्यवस्था है वर्तमान में हमारे देश के अंदर, अभी इसमें परिवर्तन होते रहते हैं, और भी हो सकता है आगे कुछ हो, ठीक है, ये बात हुई। अब बात करते हैं 16(4) क और 16(4) ख की। थोड़ा सा मैटर है बस 16(4) क और ख में, यहां मैं आपको बस नॉर्मल बता देता हूं कि क्या है इसमें, 16(4) क क्या है और 16(4) ख क्या है। ज्यादा इसको विस्तार से अब हमारे पास ना ही इतना समय है और ना ही हमें इतनी आवश्यकता है कि उसको इतना डिटेल से समझें, बाद में कभी डिटेल मैटर पढ़ेंगे तब अपने देखेंगे। मैं 2 अनुच्छेदों के बारे में चर्चा कर देता हूं, एक तो है अनुच्छेद 16(4) क, ठीक है, और एक है अनुच्छेद 16(4) ख, ठीक है। दोनों क्या कहते हैं, अनुच्छेद 16(4) क ये जो है ये 77वें संविधान संशोधन 1995 द्वारा, 77वां संविधान संशोधन 1995 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया, द्वारा शामिल, ठीक है। और ये जो है 81वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 16(4) ख 81वां संविधान संशोधन सन 2000 द्वारा संविधान में शामिल किया गया है। ये दोनों अनुच्छेद क्या क्या कहते हैं, देखो अनुच्छेद 16(4) क्या ये कहता है कि एससी व एसटी को पदोन्नति में आरक्षण होगा, पदोन्नति में आरक्षण देने की शक्ति राज्य के पास है। कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं एससी और एसटी वर्ग को पदोन्नति में आरक्षण दिया गया 16(4) क के द्वारा, ठीक है। ओबीसी को पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाएगा, ओबीसी को पदोन्नति में, इसीलिए बहुत से ओबीसी के ऐसे बहुत से मंच बने हुए जो पदोन्नति में आरक्षण का तो विरोध करते हैं लेकिन आरक्षण का विरोध नहीं करते, क्योंकि ओबीसी को पदोन्नति में आरक्षण नहीं है, ओबीसी को पदोन्नति में आरक्षण नहीं, ये कहता है अनुच्छेद 16(4) क, ठीक है। और 81वें संविधान संशोधन 2000 के द्वारा जो जोड़ा गया था, इसके तहत 16(4) ख जो था, इसके तहत सरकारी नौकरियों में, हालांकि अब ये मिथ्या है यानी कि समाप्त हो चुका है, ये वो काम का नहीं रहा, क्यों नहीं रहा इस पे कभी बाद में चर्चा करेंगे। इसके तहत सरकारी नौकरियों में, क्योंकि आरक्षण की सीमा 50% से ऊपर होने लग गई है, सरकारी नौकरियों में अग्रगण्यन अग्रगण्यन के सिद्धांत को अपनाया गया, अग्रगण्यन के सिद्धांत को अपनाया गया। आपने सुना होगा बैकलॉग की सीटें, बैकलॉग की सीट
वो जो चीज है वो इसी से ली गई। इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। अग्रगण्यन यानी कि आगे की भर्ती में गणना कर ली जाएगी। जैसे मान लीजिए अभी राजस्थान में पटवारी की भर्ती निकली, पटवारी की भर्ती में 160 पोस्टें एससी कैटेगरी की है। एससी कैटेगरी कितनी पोस्ट है, 160। लेकिन एग्जाम देने के बाद ये देखा गया कि एससी कैटेगरी के 160 कैंडिडेट ही नहीं मिले, और यानी कि 16% आरक्षण, जितनी पोस्टें आई उसमें 16% आरक्षण है, और 160 पोस्टें एससी की हुई। लेकिन एससी की सीटें नहीं भरेगी, 100 ही सीटें भरेगी, 60 सीटें खाली रहेगी, एससी कैटेगरी के कैंडिडेट नहीं मिले। आगे 2022 में फिर भर्ती आई पटवारी की, और अब 1000 पोस्टें हैं मान लीजिए, ठीक है, या फिर पोस्टें जितनी भी 2022 में दोबारा भर्ती आई। दोबारा भर्ती आने पर एससी कैटेगरी की जो पिछले भर्ती की 60 सीटें जो खाली रह गई थी, वो 60 सीटें आगे वाली भर्ती में जुड़ेंगी। जैसे मान लीजिए आगे वाली भर्ती में भी 160 पोस्टें आती हैं, लेकिन पिछले साल की 60 पोस्टें और बाकी रही थी वो भी इसमें जुड़ जाएंगी, और पोस्टें हो जाएंगी 220, ठीक है। और यहां आरक्षण जो है वो 16% से ज्यादा हो गया। 2022 की भर्ती में जो पोस्टें थी निर्धारित, उनमें जो आरक्षण था एससी को 16% मिलना था, लेकिन वो 16% से ज्यादा हो गया क्योंकि 220 सीटें होगी। ये 60 सीटें हमने पीछे वाले से ली। ऐसा हो सकता है, यानी कि अब ये तो ऐसा होगा ना, 16% से ज्यादा 220 सीटें होने पर ये तो 22% आरक्षण हो रहा है। तो इसका विरोध नहीं किया जा सकता। ये कहता है अनुच्छेद 81वें संविधान संशोधन 2000 के द्वारा 16(4) ख जोड़ करके ये कहा गया कि इस चीज का विरोध नहीं किया जा सकता। यहां आरक्षण 16% से ज्यादा किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इन्हीं की तो सीटें थी जो पीछे खाली रह गई थी। बैकलॉग की सीटें वो इनको गिन करके वापस दी जा सकती है। ये कहलाता है अग्रगण्यन का सिद्धांत। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके प्रत्येक प्रश्न का अच्छे से जवाब दे सकूं और आपको ये मैटर पूरा समझा सकूं। अनुच्छेद 16 के बारे में हमने आज चर्चा शुरू की थी, जो हमारी यहीं समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मुलाकात होगी रात 9 बजे।